नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट सत्र की तारीख और स्थान पर होगा फैसला। बनभूलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई जारी। अब तक 36 उपद्रवी गिरफ्तार। अतिक्रमण स्थल पर बनी नई पुलिस चौकी। 41 शस्त्र धारकों को निरस्त शस्त्र थाने में कराए गए उनके जमा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस का विरोध। गणेश जोशी के खिलाफ पुलिस में कराई शिकायत दर्ज। जोशी ने हल्द्वानी प्रकरण का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया था। दून अस्पताल में उपनल और टीडीएस कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराई। वेतन वृद्धि और सहकर्मियों की नियुक्ति की मांग को लेकर है हड़ताल। अधिकारियों ने खत्म करने की अपील की। बसंत पंचमी पर्व आज, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की हो रही विधिवत पूजा अर्चना। हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। खबरें विस्तार से। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक दोपहर 1 बजे शुरू होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बैठक में वित्त वर्ष 24-25 के बजट सत्र की तारीख और स्थान पर फैसला लिया जा सकता है। नई आबकारी नीति, बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन, उपनल कर्मचारियों समेत विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग 32 विधायकों ने विधानसभा का बजट देहरादून में आहूत करने पर जोर दिया है। तो बता दें कि धामी सरकार की आज बैठक होनी है। 1 बजे ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। धामी सरकार की आज बैठक है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी इसमें लग सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग 32 विधायकों ने विधानसभा का बजट देहरादून में आहूत करने पर जोर दिया है। इस पर भी आज फैसला होगा। मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंत, आज उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। क्या कुछ इसमें फैसले लिए जा सकते हैं? कितने प्रस्ताव पेश होंगे? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में
बाकायदा राज्य सचिवालय में आहूत की गई है और तकरीबन 1 बजे ही बैठक का समय मुकर्रर किया गया। आज की बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी विशेष सत्र का सत्रावसान हुआ है और आगामी जो बजट सत्र है उसको किया जाना है। उसको लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। क्या बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया जाएगा या देहरादून विधानसभा में आहूत किया जाएगा, इसको लेकर कुछ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा के बजट सत्र को न कराए जाने की अपील की है, गुजारिश की है, क्योंकि मौसम की अनुकूलता देखते हुए देहरादून में सत्र को कराया जाए। इसको लेकर के भी आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है, यानी कैबिनेट आज उस पर मुहर लगा सकती है कि बजट सत्र कब से शुरू करना है, इसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा उपनल की जो मांगे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन उपनल कर्मचारी कर रहे हैं, उसको लेकर के भी राज्य सरकार आज इस कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय पास कर सकती है। इसके अलावा जो शिक्षा नियमावली है उसमें आंशिक संशोधन के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय की ओर से रखे गए हैं, उसको लेकर के भी कोई हरी झंडी आज मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये फरवरी का महीना चल रहा है और जाहिर सी बात है कि मार्च 31 के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, उसको लेकर आबकारी नीति में जो हर वर्ष आबकारी नीति को लागू किया जाता है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलती है आबकारी विभाग की ओर से और मंत्रालय ने अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद आज कैबिनेट के सम्मुख इसको भेजा हुआ है। अब आज कैबिनेट इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि आबकारी नीति के तहत क्या आबकारी नीति को आज मंजूरी मिलेगी, ये कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आज के कैबिनेट में इसके ऊपर भी निर्णय आने की उम्मीद जरूर जताई गई है। तो कुल मिलाकर आज देखेंगे तो तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव है आज कैबिनेट के सम्मुख है और उम्मीद है कि कैबिनेट कोई ना कोई निर्णय आज पब्लिक के हित में देखते हुए, खासतौर पर विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए बड़े फैसले आज ले सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। बनभूलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 6 उपद्रवियों को 2 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखे के साथ गिरफ्तार किया। अभी तक कुल 36 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 41 शस्त्र धारकों के निरस्त शस्त्र थाने में जमा किए गए हैं। अतिक्रमण स्थल पर नई पुलिस चौकी की स्थापना भी की गई है। तो बता दें कि बनभूलपुरा की घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 6 और उपद्रवियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 36 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन्हीं तीनों एफआईआर में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं जो थाने के बाहर घटना हुई थे वो थाना चलाने की कोशिश की, उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव मार देने के मामले में। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है अब तक इस मामले में। तो वहीं हल्द्वानी एसएसपी प्रहलाद मीणा ने दंगे के बाद पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 6 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया। दंगाइयों के कब्जे में मुक्त कराई गई जमीन पर पुलिस चौकी खोली गई है। पुलिस अब तक 36 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने 41 लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त किया है। पुलिस टीमें लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 6 उपद्रवियों को 2 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कुल 36 उपद्रवियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। उनकी जो देखिए कुछ लोग जो है जो यहाँ से फरार हुए हैं वो हमारे राडार पे हैं।
और उनके लिए पुलिस टीमें भेजी गई है उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हम जल्दी ही करेंगे। मृतकों की संख्या भी कुछ बढ़ गई है? देखिए आज एक जो मृतक और हैं वो घायल हो रहे हैं, जिनकी मतलब आज मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से इस घटना के बाद में अब तक 6 जो है डेथ हुई है। तो वहीं 8 फरवरी को एक निजी टीवी चैनल पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने हल्द्वानी में हुए प्रकरण का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने मंत्री के बयान के खिलाफ पुलिस प्रशासन को तहरीर दी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया, जिसकी सीडी और पेन ड्राइव बनाकर स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराकर तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर गणेश जोशी के खिलाफ सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री ने प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम किया है, साथ ही पार्टी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया है। कोतवाली में दिया है और उसकी कॉपी हमने एसएसपी साहब को भी दी है, एसपी सिटी को भी दी है, सीओ सिटी को भी दी है। हमने मांग की है कि गणेश जोशी जी को के ऊपर तत्काल आपराधिक धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया और प्रदेश में दंगा भड़काने का काम किया, सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम किया। एक टीवी चैनल में उन्होंने साक्षात इंटरव्यू दिया है, उसकी सीडी बनाकर भी हमने पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई है। अगर इसमें ये कार्रवाई नहीं की कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगी। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में उपनल और टीडीएस के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि वेतन वृद्धि और सहकर्मियों की नियुक्ति की मांग पर उपनल और टीडीएस कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में पंजीकरण और बिलिंग काउंटर पर धीमी गति से कार्य होने की वजह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यहाँ हर मरीज दुखी अवस्था में आता है, ऐसे में कर्मचारी अपने काम का ध्यान रखते हुए हड़ताल खत्म करें। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, इनकी आज एक हड़ताल स्ट्राइक कॉल की गई है, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं, तो वो शासन से हैं और हम अपने लेवल पर इसको हमारे मरीजों पर इसका असर ना पड़े, क्योंकि यहाँ दून मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा मरीज दूर पहाड़ से या आसपास के ज़िलों से आते हैं। तो इन सबको देखते हुए हम लोगों ने कुछ जो हमारे दूसरे पटल पर कर्मचारी काम करते हैं उन सबको भी इमीडिएट जो हमारे बिलिंग सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, वहाँ पर उन लोग की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई है। और बाकी सभी से अपील करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो जो हड़ताल में इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहें वो करें। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो इस वक्त आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां आज राज्यसभा का नामांकन करेंगी सोनिया गांधी। वो राज्यसभा के लिए वो विधानसभा के लिए रवाना हो रही हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामबाग पैलेस से जा रही हैं सोनिया गांधी, उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगी सोनिया गांधी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। फरवरी 2018 डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत। खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्व से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री रामोत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी नवनिर्मित भवन के टर्मिनल के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन में पहुंचे हैं। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नवनिर्मित भवन फेज 2 का उद्घाटन कार्यक्रम है ये।
माननीय एमएलए चेयरमैन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा स्वागत और नमस्कार। देहरादून शहर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह शहर तेजी से प्रगति कर रहा है और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उड़ान योजना के तहत पिछली विमानों के लिए देहरादून स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बुकिंग के नाम पर हुई धोखाधड़ी को लेकर ट्राइवर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और अंशुल पठानिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा थाना रायपुर में दर्ज हुआ। इवेंट के आयोजक पंकज की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना रायपुर पर एक एफआईआर लिखी गई है जिसके की बात मिस्टर पंकज का प्रमाण है। तो उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि एक ट्रेवर इंटरनेशनल एजेंसी है कि एक इवेंट उनको करवाना था, तो उसकी बुकिंग के नाम पर उनसे जो एजेंसी के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उसी संबंध में उनकी तहरीर पर यह एफआईआर कायम की गई है और उसमें उसमें प्रारंभ कर दी गई है। डोईवाला के माझी ग्रांट क्षेत्र में लगने जा रहे स्टोन क्रैशर का ग्रामीण कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। पहले भी ग्राम पंचायत में खुली बैठक और धरना प्रदर्शन किया गया था। स्टोन क्रैशर निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनपता जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर डोईवाला तहसील प्रशासन की टीम निरीक्षण के लिए माझी ग्रांट क्षेत्र पहुंची। प्रशासन की टीम के साथ डोईवाला तहसीलदार और जिला खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर समस्याओं को जाना और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि यदि स्टोन क्रैशर अपने सभी मानकों को पूर्ण नहीं करता तो स्टोन क्रैशर क्षेत्र में नहीं लगेगा। हाँ, ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था पहले 2-3 दिन पहले। उसी के क्रम में जो है हम लोग खनन विभाग के साथ आए हैं और यहाँ पे मौका निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी हमारे नियमावली में जो प्रावधान है उसके हिसाब से और ग्रामीणों की जो भी बातें हैं, जिन जिन बिंदुओं पे उनकी असहमति है, उन सभी बिंदुओं को समाहित करके एक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। बाकी क्रैशर लगने में बहुत सारे अन्य विभागों की भी अनापत्तियां लेनी आवश्यक होती है। यदि अगर उन मानकों को पूरा करते हैं तो क्रैशर लगेगा, नहीं मानक पूरे करते हैं तो जहां पे भी जिस स्टेज में काम अधूरा पाया जाएगा तो वहीं पे रोक भी दिया जाएगा। जो कि साथ मिलकर के जो है अभी 3-4 दिन पहले जो है उप जिलाधिकारी महोदय डोईवाला को जो है ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसमें गांव के काफी सारे लोग साथ में जा करके जो है ज्ञापन दिया गया। तब एसडीएम महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसमें जो है एक जांच टीम भेज करके जो है इसकी जांच करा दी जाएगी। तो आज मौके पे जो है तहसील प्रशासन की टीम है और खनन विभाग की जो टीम है वो संयुक्त रूप से इसकी जांच करने आई है। तो अब मौके पे गांव के लोग भी इकट्ठा हैं। जनपद चमोली में पुलिस द्वारा 15 जनवरी से मनाए जा रहे 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस चमोली द्वारा पुलिस मैदान गोपेश्वर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। यातायात पुलिस चमोली ने यातायात के संकेतों चिन्हों को दर्शाते हुए एक नमूना ट्रैक रूट बनाया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को बारी बारी से वाहन चलाते समय सड़क पर बने यातायात के चिन्हों के बारे में पूछा गया। हाँ, 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह माह जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहा है, इसके तहत आज पुलिस लाइन गोपेश्वर में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें एक ड्राइंग कंपटीशन था जिसमें विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने बहुत अच्छी ट्रैफिक नियमों के संबंध में और इन्होंने अवेयरनेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई, जिसमें इनको चिन्हित करके इनको इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही एक ट्रैक
हमने बनाया, जिसमें ट्रैक पे बहुत से ट्रैफिक नियमों के रिगार्डिंग हमने चिन्ह जो साइनेजेस हैं वो लगाए और बच्चों से उसमें पूछा गया है कि किस तरीके से वो उस ट्रैक को पार करेंगे। आज यहाँ पे जो ट्रैफिक अवेयरनेस है उसके तहत हमें एकत्रित किया गया, जिसके तहत हमारे विचार यहाँ पे हमने मतलब बताया कि क्या क्या इसके यातायात का नियमों का पालन करना चाहिए। तो अभी तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो सड़क सुरक्षा है इस पर हमें लोगों को अवेयरनेस कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जब लोगों को पता है कि अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इससे आपकी जान भी जाएगी, तो हमें क्यों आपको अवेयरनेस कराने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके प्रति आपको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। तो इतना ही कहना चाहूँगी, जो सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।